बेचने वाली काली बहू मीरा, जो कि बहुत काली थी। हर कोई उसे उसके काले रंग के लिए बोलता था। ऐसे ही एक दिन मीरा कॉलेज जाती है, तभी उसकी कॉलेज फ्रेंड अंजलि उससे बोलती है, अरे मीरा, पराठे तो लेकर आई है ना? यार सच में तेरी माँ ना गजब का पराठा बनाती है। उनके हाथ का पराठा खाने में ना अलग ही मजा आता है। मैं तो कहती हूँ कि तू भी अपनी माँ से पराठा बनाना सीख ले। कब कहाँ कौन सी चीज काम आ जाए कुछ नहीं पता। यार बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है। मेरी माँ ना इतनी टैलेंटेड है, लेकिन फिर भी मैं अपनी माँ से कुछ सीखने की चाह नहीं रखती। अब मैं ना अपनी माँ से पराठा बनाना सीखूंगी। मुझे भी अपनी माँ के हाथ का बना हुआ पराठा बहुत पसंद है, क्योंकि मेरी माँ बनाते ही इतना लाजवाब पराठा है। अच्छा, अभी फिलहाल के लिए जो पराठा लेकर आई है वह मुझे दे दे और अपनी माँ से घर जाकर सीख लेना। घर आकर मीरा अपनी माँ से पराठे बनाना सीखती है और कुछ ही दिनों में मीरा अपनी माँ से भी बहुत बेहतर पराठे बनाना सीख जाती है। अब हर कोई मीरा के हाथ के बने पराठे खाने को करते हैं। ऐसे ही कॉलेज में राहुल नाम के एक लड़के को मीरा से प्यार हो जाता है। वो मीरा के काले रंग को छोड़ उसके मन से प्यार करने लगता है और परिवार के खिलाफ जाकर मीरा से शादी कर लेता है। शादी के बाद मीरा के ससुराल में उसकी सास विमला उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मीरा काली थी। मेरे बेटे ने तो मेरी नाक कटवा दी। आखिर क्या देख लिया इस काली कलूटी के अंदर, जो इसे इस घर की बहू बना कर ले आया। अरे माना कि आजकल बच्चों का अफेयर चलता है शादी से पहले, इसका मतलब ये नहीं कि हर लड़की से शादी हो जाए। ऐसे ही एक दिन मीरा अपनी सास के लिए पराठे बना कर लाती है। सास को पराठे बहुत पसंद आते हैं और वो मीरा से बोलती है, काली माई सच सच बता, ये पराठे तूने ही बनाए हैं या फिर ऑनलाइन तूने बाहर से मंगा लिया? क्योंकि तेरी शक्ल देखकर तो कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये पराठा तूने बनाया है। माँ जी, भले ही मैं काली हूँ, लेकिन भगवान ने ना मुझे बहुत अच्छे गुण दे रखे हैं। मुझे घर के सारे काम आते हैं। घर और बाहर दोनों चीजों को मैं अच्छे से संभाल सकती हूँ। और ये पराठे जो आप खा रहे हैं ना, ये मेरी माँ ने मुझे बनाना सिखाया है। और माँ का सिखाया हुआ चीज हमेशा बच्चों को अच्छा महसूस करवाता है। जैसे कि आज मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आपको मेरे हाथ का बना हुआ पराठा इतना ज्यादा पसंद आया है। पराठा तो पसंद आया, लेकिन तू मुझे अभी तक पसंद नहीं आई। ऐसे ही समय बीतने लगता है। मीरा अपनी सास को खुश करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उसकी सास पर कोई असर नहीं होता। ऐसे ही एक दिन राहुल का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में राहुल अपने दोनों पैर गंवा देता है। राहुल अब जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाता है। घर में राहुल ही कमाने वाला था और राहुल की वजह से घर चलता है। इतना सब होने के बाद भी घर की आर्थिक हालत धीरे धीरे खराब होने लग रही थी और घर की स्थिति को देखते हुए मीरा अब एक ढाबे पर पराठे बनाने का काम शुरू करती है, जहां उसे महीने का 8,000 मिलता था और उसी से वे अपने घर का खर्चा चलाती थी। ऐसे ही एक दिन ढाबे पर एक आदमी आता है और वे ढाबे का मालिक से कहता है, भाई साहब, मुझे आपके ढाबे के बने हुए 150 पराठे चाहिए। आपके पराठे बड़े स्वादिष्ट होते हैं और आपके पराठे की डिमांड तो अब धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ती जा रही है। सच में आपके यहाँ के कारीगर तो बड़े अच्छे हैं, बहुत स्वादिष्ट पराठे बनाते हैं वो। भाई साहब, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपको समय से 150 पराठे का ऑर्डर मिल जाएगा। इन सब से मालिक बहुत खुश होता है और मालिक खुशी खुशी मीरा की तनख्वाह 8 से 15 कर देता है, क्योंकि पराठे बनाने का काम तो मीरा ही करती थी। इसलिए मीरा की वजह से मालिक का ढाबा दिन प्रतिदिन अच्छा चलने लगता है। ऐसे ही एक दिन मीरा ढाबे पर आना थोड़ा लेट हो जाता है और वे अपने मालिक से कहती है, माफ करना मालिक, आजकल मेरे पति की तबीयत थोड़ी खराब है, इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई। मैं कल से समय पर आऊंगी। अरे मीरा, तुम्हें यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा। जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम लेट आओगे, मुझे फोन कर बता देना। बाकी मुझे इनसे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही तो मेरा ढाबा चल रहा है। अगर तुम इतना स्वादिष्ट पराठा नहीं बनाती तो शायद मेरे लोग ढाबे पर खाना खाने के लिए नहीं आते। तुम तो लक्ष्मी हो हमारे लिए, इसलिए अपनी लक्ष्मी से नाराज नहीं होते, बल्कि उसे तो पूजा जाता है। ये तो आपका बड़प्पन है मालिक, वरना कहाँ आजकल के लोग अपने कारीगर को इतना सम्मान देते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे अब मालिक की तबीयत खराब होने लग रही थी। मालिक की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिस वजह से मालिक का बेटा बड़ा अर्जुन अब ढाबे की देखरेख कर रहा था। ऐसे ही एक दिन मीरा ढाबे पर लेट आती है, जिस वजह से अर्जुन मीरा को बहुत सुनाता है और कहता है, ये कौन सा समय है ढाबे पर आने का? भूल गई हो क्या कि यहाँ सुबह 10 बजे तक सबको पहुँच जाना होता है और तुम होगी 10:30 बजे यहाँ आ रही हो? मुफ्त के पैसे चाहिए क्या तुम्हें? तो मुझे वो भी बता दो। नहीं साहब, घर में कुछ जरूरी काम था, इसलिए बस आधा घंटा लेट हो गई। तुम्हारे घर में कुछ भी हो, मुझे उससे क्या लेना देना? घर के जरूरी काम के लिए तुम्हें सैलरी नहीं मिलती, बल्कि यहाँ ढाबे पर काम करने की वजह से तुम्हें सैलरी मिलती है।
आधा घंटा लेट आई हो, इस वजह से तुम्हारी सैलरी में से पैसे काट लूंगा। लेकिन मालिक, आपके पिताजी ने तो आज तक मुझे कभी कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने मुझे ये सब कहा कि थोड़ा बहुत लेट वे मैनेज कर लेंगे, फिर आधा घंटा लेट होने की वजह से आप मेरी सैलरी तो मत काटो। देखो, मेरे पिताजी ने क्या किया क्या नहीं किया उससे मुझे मतलब नहीं है। अभी ढाबा मैं चलाता हूँ, तो यहाँ जो होगा वो सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अर्जुन बार बार मीरा को टॉर्चर करने लगता है। वे उसे हर छोटी मोटी बातों को लेकर सबके सामने सुनाना शुरू कर देता है। मीरा को अर्जुन का ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ऐसे ही एक दिन अपने सभी कर्मचारियों को तनख्वाह बांट रहा था और वे मीरा को उसकी आधी सैलरी काट कर देता है, जिस पर मीरा बोलती है, इस महीने तो मैंने एक भी छुट्टी नहीं करी और मैं बस आधा घंटा लेट थी और उस वजह से आपने मेरी आधी सैलरी काट ली। ऐसा क्यों? तुम्हारी रोज की छोटी मोटी गलतियाँ, हमसे बहस करना, इन सब का हिसाब भी तो काटना जरूरी है ना। और जितनी तुम्हारी औकात है ना, उतना ही पैसा दिया है मैंने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे इस ढाबे पर कोई काम नहीं करना, जितना काम करना था मैं कर चुकी। मीरा गुस्से में काम छोड़कर अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद वह अपनी सास को सारी बातें बताती है। इसके बाद उसकी सास मीरा से बोलती है, परेशान मत हो बहू, कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं तो कहती हूँ कि तू अपना काम शुरू कर दे। सास की बात मानकर मीना अपना काम शुरू कर देती है। मीना के हाथ के बने हुए पराठे हर किसी को पसंद आते हैं और बहुत कम समय में मीरा का काम बहुत अच्छे से चलने लगता है। अब मीरा के हाथ के बने पराठे हर जगह बिकने शुरू हो जाते हैं। अब मीरा की आर्थिक हालत पहले से बहुत अच्छी हो जाती है। अब मीरा के पास खुद का घर था और खुद की गाड़ी और खुद का नाम था। पिता ने अपने चारों बेटों की शादी एक ही मंडप पर करवा दी थी। कविता की चारों बहू पूजा, आरती, चंदा और निशा को आए अभी कुछ ही महीने हुए थे। ऐसे ही एक दिन पूजा का बड़ा भाई उसे लेने के लिए उसके ससुराल आता है। बस कुछ दिनों की बात है माँ जी, मुझे मेरी बहन को ले जाने दीजिए। जैसे लेकर जा रहा हूँ, वादा करता हूँ वैसे ही दे जाऊंगा। अरे बेटा, कोई बात नहीं। वैसे भी आरती, चंदा, निशा मायके से हो आई हैं। बेचारी पूजा ही अब तक मायके नहीं जा पाई, तो उसे आराम से ले जा। मैं अभी बड़ी बहू को बुला देती हूँ। अब कविता अपनी बड़ी बहू पूजा को आवाज लगाती है। पूजा बाहर आती है तो देखती है कि उसका भाई उसे ले जाने के लिए बैठा है। पर तभी कविता की बाकी की 3 बहुएं और आती हैं और वो पूजा के कान में धीरे से बोलती हैं, दीदी, ये आप क्या कह रही हो? बहुत जल्द बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। हाँ दीदी, चंदा बिल्कुल सही कह रही है और ये ससुराल में हमारी पहली बारिश होगी। अगर आप अपने मायके चली गई तो हमारा सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। हम अपने ससुराल में पहली बारिश नहीं देख पाएंगे और ना जैसा हमने सोचा था उस तरह से मजे नहीं कर पाएंगे। अरे बहू, तुम तीनों एक एक करके क्या बड़ी बहू के कान में बोल रही हो? ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम इतनी धीरे धीरे बात कर रही हो? मुझे भी बताओ। कुछ नहीं माँ जी, मेरी देवरानी मुझसे बहुत प्यार करती है। वे तीनों बस यही बोल रही थी कि अगर मैं मायके चली गई तो इन तीनों का अच्छा नहीं लगेगा। हम चारों एक साथ रहती हैं और अब हमें एक दूसरे की आदत सी हो गई है ना। इतना प्यार है मेरी चारों बहुओं में। भगवान करे मेरी चारों बहू इसी तरह से एक साथ रहे। पर बेटा, बड़ी बहू का भाई उसे लेने आया है। कुछ ही दिन की तो बात है, उसे जाने तो 4-5 दिन बाद तुम्हारी जेठानी वापस आ जाएगी। दीदी, आज सुबह ही न्यूज आई थी, परसों ही बारिश होगी। पूजा बहू, क्या सोच रही है? जा जल्दी से जाकर अपना सामान पैक कर ले। जाना नहीं है क्या? भैया आप घर जाओ, मैं नहीं आ रही। मेरा भी मन नहीं कर रहा है अपनी बहन जैसी देवरानी को छोड़कर जाने का। मैं फिर कभी आ जाऊंगी। ठीक है पूजा, जैसी तेरी मर्जी। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ, आज्ञा दीजिए। इतना बोलकर पूजा का भाई वहां से चला जाता है और पूजा अपनी देवरानी के साथ ससुराल में अपनी पहली बारिश देखने के लिए रुक जाती है। वो अपनी ससुराल की पहली बारिश को एंजॉय करना चाहती थी, इसलिए वो अपने मायके नहीं जाती और अपनी देवरानी के साथ बैठकर बारिश के आने का इंतजार करती है। 2 दिन बाहर आसमान में काले बादल गिर जाते हैं। ये देखकर कविता की चारों बहू को बहुत खुशी होती है और पूजा अपनी देवरानी से कहती है, चंदा, आरती, निशा, देख रही हो आसमान में कितने काले बादल गिरे हुए हैं। लगता है बारिश जोर की आएगी। दीदी, मुझे तो कब से इस बारिश का इंतजार है। पता नहीं ये बारिश कब बरसेगा। दीदी, मैं तो सोच रही थी इस ससुराल में हमारी पहली बारिश है, तो क्यों ना हम इस बारिश को यादगार बनाएं और कुछ चाय पकौड़े का इंतजाम कर लिया जाए। आरती दीदी, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। बादल घिर चुके हैं, बिजली भी जोर से कड़क रही है।
अब हम चारों को भी देरी नहीं करनी चाहिए और अपने काम पर लग जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे समोसे तैयार भी ना हो पाए और इससे पहले बारिश हो जाए। इतना बोलकर चारों देवरानी जेठानी रसोई घर में जाती हैं और पकोड़े समोसे बनाने लगती हैं। पकोड़े और समोसे की खुशबू से कविता बाहर आती है और अपनी बहू को तरह तरह के पकवान बनाते देखती है। अरे बहू, आज क्या कुछ खास है जो तुम चाय समोसे पकोड़े बना रही हो? माँ जी, आज कुछ खास नहीं है, बस आज का मौसम अच्छा है और जब ऐसा मौसम होता है तो ऐसे मौसम में अक्सर पकोड़े और समोसे ही खाए जाते हैं। अच्छा, तो ये बात है। चलो, वैसे भी मेरा खुद भी कुछ खाने का मन था। अच्छा हुआ जो तुमने आज कुछ अच्छा चीज बना दिया। कविता इस बात से बेखबर थी कि उसकी चारों बहू बेसब्री से बारिश के इंतजार में बैठी हैं। कविता चाय समोसे पकौड़े खाकर अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है और तभी जोरदार बारिश होती है। अरे मेरी प्यारी देवरानियों, जल्दी से छत पर चलो, बारिश शुरू हो चुकी है, हमारा इंतजार खत्म हुआ। अब कविता की चारों बहू सारा काम छोड़कर बारिश में नहाने के लिए छत पर पहुंच जाती है और बारिश में नाचते हुए गाना गाती हैं। छई छपक छई छपक के छई, बारिश में छींटे उड़ाती हुई चली लड़की। बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो, मौसम है बड़ा कातिल, खो जाए ना इसमें आवारा दिल। थमके बरसो जरा थमके बरस, मुझे महबूब के पास जाना है, देर से पहुंची तो मुझ पर बरसेगा, वे थमके बरस जरा थमके बरस। कितना मजा आ रहा है इस बारिश में। ये मेरे ससुराल की पहली बारिश है और ये बारिश कितनी शानदार है। मेरा घर तो गांव में है, वहाँ पर तो बारिश में कीचड़ हो जाया करते थे और मेरे कपड़े गंदे, पर यहाँ पर सब कुछ साफ है। कितना मजा आ रहा है अपनी प्यारी देवरानी के साथ बारिश के मजे लूटते हुए। चारों बहुएं बहुत खुश थीं क्योंकि ये उनकी ससुराल की पहली बारिश थी और तो और उन चारों को बारिश से बहुत प्यार था। पर उन चारों के नाचने गाने की आवाज कविता के कानों में जाती है और कविता छाता लेकर ऊपर छत पर पहुंचती है जहां वो अपनी चारों बहुओं को नाचते गाते हुए देखती है। अरे बहू, तुम चारों क्या कर रही हो इतनी तेज बारिश में? खुले छत पर नहा रही हो क्या? जानती नहीं हो क्या ये इस साल की बारिश है और पहली बारिश में नहाने से तबीयत खराब हो जाती है। चलो नीचे, वरना तुम चारों एक साथ बीमार पड़ जाओगी। माँ जी, हमने इतनी तैयारी नीचे जाने के लिए थोड़ी ना करी थी और ये हमारी पहली बारिश है हमारे ससुराल में, बिल्कुल इस मौसम की तरह, इसलिए हम तो यहाँ छत पर नाच रहे हैं। वे देखो, हमने तो अपने खाने का इंतजाम भी कर रखा है। हम तो इस बारिश में आराम से नहाएंगे और जब तक बारिश रुक नहीं जाएगी तब तक ऊपर ही रहेंगे। तब तक उस बड़ी सी छतरी के नीचे बैठकर अपने गर्मा गर्म चाय समोसे खाएंगे। तुम्हारे वे गर्मा गर्म चाय समोसे और पकोड़े ठंडे हो चुके हैं। अब तुम चारों को ठंड लगेगी, उससे पहले मेरे साथ नीचे चलो और कपड़े बदल के नहा लो। पहली बारिश में नहाना अच्छा नहीं होता। कविता अपनी चारों बहुओं को जबरदस्ती नीचे ले जाती है, जिस वजह से कविता की चारों बहुओं की पहली बारिश का मजा किरकिरा रह जाता है और उन चारों का मुंह बन जाता है। पर रात में जब कविता सो जाती है तो एक बार फिर बारिश होती है और वो चारों देवरानी जेठानी एक बार फिर से बारिश के मजे लेने के लिए घर की छत पर पहुंच जाती हैं।